हाय बच्चों। अभी क्योंकि अपने एग्जाम आने वाले हैं तो अभी हम हर एक चैप्टर का स्टेट बोर्ड का वन शॉट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन रहेंगे। हर एक डेरिवेशन के बाद एक न्यूमेरिकल रहेगा। आपको मेक श्योर कि पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हम बना रहे हैं। तो कहीं से भी कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच में तुमको बताने वाला हूँ कहाँ स्टेप तुम लोग स्किप करते हो, कहाँ स्किप नहीं करते हो, कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हर एक डेरिवेशन के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे और मैं तुमको एक पीडीएफ भेजने वाला हूं जिसमें कि तुमको हर एक डेरिवेशन पे बेस्ड 3 4 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। वो मैं तुमको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां पे जाके तुम उसका एक्सेस ले सकते हो। चलो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। थैंक यू। चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक है गॉस लॉ एंड गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉस लॉ समझने के लिए सबसे पहले अपन समझते हैं फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी भाषा में अगर समझना है तो यूं समझ लो कि माना कि ये अपने पास एक चार्ज है। ठीक है, चार्ज एक बॉक्स, नॉट बॉक्स, एक स्फेरिकल बॉक्स में रखा हुआ है। अब इस चार्ज, देखो प्लस चार्ज के बारे में, माइनस चार्ज के बारे में हमने क्या पढ़ा है कि माइनस चार्ज का हमको पता है कि फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं ऐसे करके, हालांकि एक पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है। पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही हैं। तो प्लस क्यू से जब फील्ड लाइंस ऐसे करके जाती है, ऐसे करके बाहर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या ध्यान रखना है कि अगर एक हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है, चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया से फील्ड लाइंस बाहर जाती है, इसी चीज को हम बोलते हैं फ्लक्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड गॉस लॉ है। ठीक है, अब समझो क्या है गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ क्या है, देखो तुमको एग्जाम में लिखना कैसे, हम इस पूरी वीडियो में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, कॉन्सेप्ट अटेम्प्ट अप्लाई कैसे करना है वो भी समझेंगे, और एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो तुमको स्टेटमेंट लिखना है क्या, flux of net electric field through a closed surface equals the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। मतलब क्या है, देखो इतना भी टफ नहीं लिखना है तुमको, सिंपली क्या लिखना है कि जो फ्लक्स है फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर q टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या है, ये फ्लक्स हो गया। क्लियर है बात, पहली बात। दूसरी बात समझो, ये जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, ई डॉट डी एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बहुत सिली मिस्टेक क्या होती है, हमने क्या लिखा ई डॉट डी एस, यहाँ पर गलत कर देगा एग्जामिनर। क्यों गलत नहीं करेगा, तो कम से कम आधा नंबर तो काट ही लेगा। क्यों कट कर लेगा वो समझो, क्योंकि हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं क्लोज सरफेस पर, और क्लोज सरफेस पर डिफाइन करने के लिए तुमको यहाँ पर इंटीग्रेशन पे ये गोला मारना होता है। इसका मतलब, इसका मतलब होता है क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पर हमको इस तरीके से लगाना पड़ेगा, तो तुमको यहाँ पर ये इस तरीके से लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो तुमको फुल मार्क मिलेंगे, पहली बात। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फाई इज टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस एंड क्यू इज टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। और वो जो क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्लियर है बात यहां तक? वेरी गुड। अभी अपन आगे आ जाते हैं। ठीक, आगे क्या है, आगे अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में क्या है, देखो हम यहाँ पर तीन एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या, पहला होलोस्फीयर की वजह से, मतलब कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल या फिर होलोस्फीयर की वजह से, पहला। दूसरा, वही जो चार्ज रहेगा अगर एक वायर पे डिस्ट्रीब्यूटेड, लेट्स से ये मेरे पास एक वायर है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, ऐसे ही एक इनफाइनाइट प्लेन शीट रहेगी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तीनों एप्लीकेशन में से कोई भी एक डेरिवेशन भी आ सकता है, डेरिवेशन नहीं आएगा तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही आता है। कोई भी एक चीज आती है, तुम्हारे यहाँ से अच्छे खासे मार्क्स बन सकते हैं। तो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड करें, तो देखो इन डेरिवेशंस में तीनों लॉ में मैं तो बता रहा हूँ तुमको, कुछ चीजें कॉमन बताऊंगा। सबसे पहली चीज हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात तुमको क्या ध्यान रखनी है, दूसरी बात तुमको ये ध्यान रखनी है कि ये जो सरफेस है, सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, अभी ये क्या है, ये अपने पास होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर का एक सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, मतलब ये सिग्मा हो गया। सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया बात?
और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। देखो समझ लो, ऐसे ही तुम्हारे पास तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। अगर सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सिग्मा यूज करते हैं, अगर लाइन पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम लैम्डा यूज करते हैं, अगर एक वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम वी यूज करते हैं। समझ में आया? सिग्मा के लिए, सरफेस के लिए सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, लैम्डा के लिए क्यू अपॉन एल, लाइन है ना, और वॉल्यूम के लिए v इज इक्वल्स टू या फिर रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। क्या? देखो अगर वॉल्यूम की तुम बात कर रहे हो तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखते हैं हम, रो इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये चीज क्लियर है? वेरी गुड। अब ये हम तीनों के तीनों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों लॉज, तीनों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं। देखो इतना चीज क्लियर है, अब समझो तीसरी चीज। तीसरी बात क्या है? ठीक है, हमने देखो पहली बात क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा समझो जरा यहाँ पे कि ये मेरे पास चार्ज है और ये चार्ज एक स्फीयर में रखा हुआ है। ठीक है, जब ये चार्ज यहाँ पे रखा होता है तो यहाँ पर सरफेस पे चार्ज इस तरीके से रिसाइड कर जाता है। ठीक है, सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि वेन एवर फील्ड लाइन्स पासिस फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया, उसी को तो हम फ्लक्स बोलते हैं। तो देखो अब ये जो चार्ज है, फील्ड लाइंस तो इस तरीके से बाहर निकल गई ना, ऐसे करके बाहर निकल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, इस तरीके का इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे, तभी तो हम फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा क्योंकि चार्ज तो बाहर आ गया। ठीक है, तो ये जो डॉटेड सरफेस है इसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? डॉटेड सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो तुमको ये इस तरीके का डायग्राम एग्जाम में बनाना आना चाहिए और यहाँ पे बाकायदे लिखोगे कि ये भाई गॉसियन सरफेस है। ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, अब इसके साथ साथ एक और चीज समझो। क्या? ये जो तुम्हारे पास सॉलिड लाइन है ये मेन स्फीयर है और जो बाहर का है वो गॉसियन सरफेस है। ठीक है, ध्यान ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पर एक चीज और बहुत काम की बता रहा हूं मैं तुमको। क्या? सेंटर से जब तुम डिस्टेंस लोगे तो ये तुम लोगे कैपिटल आर, और यहां से जब डिस्टेंस लोगे तो ये तुम लोगे स्मॉल आर। हालांकि तुम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले सकते हो, कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एग्जाम में ध्यान रखना कि तुमने आर कैपिटल कौन सा लिया है, स्मॉल आर क्यों लिया है। मैंने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि तुमने पूरे के पूरे साल बुक्स पढ़ी हैं, बुक में तुमको यही गिवन है, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये आर और कैपिटल आर अगर कंफ्यूजन रह गया तो सारे क्वेश्चन तुम गलत करके आ जाओगे। क्लियर है बात? तो छोटा वाला जो स्फीयर है उसके लिए हमने बड़ा आर लिया था, और जो बड़ा वाला गॉसियन सरफेस उसके लिए हमने स्मॉल आर लिया था। ये चीज क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अभी हम आगे आ जाते हैं। देखो आगे क्या है, ये अपने पास सरफेस था, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो लेट से हमने एक ये पॉइंट पी चूज कर लिया, हमने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो बातें हैं। क्या? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, उसके साथ साथ हम जिस सरफेस जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं उस पॉइंट पर हम एक एरिया वेक्टर लेते हैं, और एरिया वेक्टर भी किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है। तो देखो लेट से ये मेरे पास पॉइंट है पी। ठीक है, इसका मैं अगर एरिया वेक्टर निकालूंगा तो मेरे पास ds इधर आ गया और इधर ही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच में एंगल मेरे पास कितना बना, एंगल मेरे पास बना थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इसका काम कहाँ है, हम क्या लिखते हैं, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds, ये लिखते हैं। समझ में आया? फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ds। तो इसका भी हम आगे जाके हम इसको यूज करेंगे। हम क्या, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल्स टू ई ds, और ये आ जाएगा cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 0, तो cos 0 कितना होता है, 1। तो अपने पास कितना बचा, अपने पास आ गया फाई इज इक्वल्स टू ई और ये ds। समझ में आया बात? क्लियर है? अब जरा इधर समझते हैं। ठीक है, हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर लिया। ठीक है, हमारे पास फाई आ गया क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, निकाल क्या रहे हैं हम, निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट पॉइंट पी। अब समझो जरा ध्यान से, जो भी मैंने तुमको यहाँ पे बताई है, पीछे मैंने बातें लिखी हैं, समझो। देखो ये सब लिखा है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हैज सेम मैग्नीट्यूड ई एवरीवेयर ऑन द गॉसियन स्फीयर एंड इज रेडियली आउटवर्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेम है और क्या है, बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड है। ठीक है, ऐसे करके ये कांटे निकल रहे हैं, ऐसे हाथ के बाहर से कांटे निकल रहे हैं। समझ में आया बात? दूसरी अब एक और चीज समझो, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ ई एंड द नॉर्मल टू सरफेस ऑफ स्फीयर ds कितना है, 0। तो cos थीटा कितना हो गया अपने पास, 1 हो गया। समझ में आया बात यहाँ तक? वेरी गुड। आगे आ जाते हैं।
टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब हमने सॉल्व किया तो कितना फाई इज इक्वल्स टू हमने क्या किया इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस किया, क्लियर है। अब ई डॉट डी एस को सॉल्व किया तो कितना आ गया ई डी एस कॉस थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू हमने कितना पुट किया 0 पुट किया तो कॉस 0 कितना आ गया 1 आ गया, तो ये ई डी एस आ गया। अब देखो ऊपर क्या लिखा था, ऊपर लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हर जगह पर सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हर जगह पे सेम है, तो सेम है तो मतलब कांस्टेंट मतलब वो बाहर आ जाएगा। जब बाहर आ गया तो हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना होता है अपने पास s होता है, ds मतलब छोटा सा सरफेस एरिया, तो ई एस आ गया, समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज सोचनी है, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट होता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि सर ये जो सरफेस एरिया है वो मैं 4 पाई r² लूं, मतलब कि छोटा वाला r लूं या फिर बड़ा वाला r लूं 4 पाई r²। तो मुझे ये बताओ हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, हम फाइंड कर रहे हैं फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स क्या होता है, जिस एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो मुझे ये बताओ ये फील्ड लाइंस पास कहां से हो रही है, बड़े वाले से गॉसियन सरफेस से, छोटे वाले से, बड़े वाले से। बड़े वाले का हमने क्या लिया था, छोटा आर लिया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जो ये वाला चीज है वो गलत हो जाएगा और ये वाली चीज सही हो जाएगा, तो हम एस की जगह पे क्या लेंगे 4 पाई r² लेंगे, क्लियर है बात। चलो तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई r² कर लिया हमने यहाँ पे। अच्छा अब ये वाला इक्वेशन और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो हमने यहाँ पढ़ा था इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर किया तो हमारे पास क्या मिल गया, ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई यहाँ से निकाला तो क्या आ गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। मैथमेटिक्स है, बहुत ईजी है, सॉल्व कर सकते हो, कुछ नहीं करना। अब आगे क्यू का वैल्यू देखो, यहाँ से हमने क्या किया था, पहले ही मैंने बोला पहला पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले निकालना है, सिग्मा इंटू 4 पाई r², बस यहाँ पुट कर दिया। देखो Q की जगह पर मैंने ये चीज पुट कर दी, यहाँ पर आ गया ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² आ गया। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई उड़ गया, क्या बचा अपने पास सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल r², ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस समझो, क्या केस है, इधर आ जाओ। अगर मैंने माना कि जो पॉइंट P है लाइज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर, नहीं समझ में आया, लाइज ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्फीयर का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये है एक, ठीक है समझ में आया, और यहां पर मेरे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ऐसे करके, तो हमने फिर बाद में एक ऐसे करके गॉसियन सरफेस बनाया था, तो पॉइंट P हमारे पास यहाँ लाई कर रहा था। अब ये पॉइंट P यहाँ लाई नहीं कर रहा है, पॉइंट P इस जगह पर लाई कर रहा है। जब ये यहाँ लाई करेगा तो स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएगा। जब ये बराबर हो जाएगा तो हमने E इज इक्वल्स टू, अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, सिग्मा कैपिटल R² अपॉन एप्सिलॉन नॉट r²। जब बराबर हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये कैपिटल R², इससे ये कट जाएगा, तो अपने पास E इज इक्वल्स टू कितना बचा, अपने पास आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अपने पास ये फॉर्मूला किसके लिए आ गया, जब पॉइंट P सरफेस पे लाई करेगा या फिर स्मॉल r और कैपिटल R बराबर रहेगा तो हम E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाएंगे। क्लियर है बात यहाँ तक, बहुत अच्छी बात। एक और चीज समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे अभी हम क्वेश्चन कराएंगे। क्या कि अगर अगर क्या कह रहा है, इफ पॉइंट P लाइज इनसाइड द स्फीयर, यही जो पॉइंट P है वो मेरे पास यहाँ लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिंपल सी बात है, ये बहुत सोचने वाली बात है। पॉइंट P क्या अब यहाँ पे लाई कर रहा है, और चार्ज किधर है, चार्ज तो यहाँ पर है ना, तो फील्ड लाइंस किधर जा रही है, बाहर जा रही है, ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस, तो अंदर तो कुछ फ्लक्स है ही नहीं। जब अंदर फ्लक्स है ही नहीं, चार्ज है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचा, जीरो बचा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया अपने पास, जीरो हो गया। समझ में आया यहाँ तक बात। अब अपने को सॉल्व करना है एक प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं तुमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा, वो ध्यान रखना। अगर तुम वो स्टेप्स ध्यान रखोगे तो कोई भी चीज तुम नहीं भूलने वाले जी, क्योंकि देखो अक्सर करके क्या रहता है, अरे यार हमसे तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते। भैया क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व होते, क्योंकि तुम लोगों क्या करते हो, गिवन नहीं लिखोगे, फाइंड नहीं लिखोगे, फॉर्मूला नहीं लिखोगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आ जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। तुमको 3 बातें लिखनी है जब भी तुम फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बोर्ड में जब भी सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो गिवन, टू फाइंड और फॉर्मूला, ये 3 चीजें लिखना ही लिखना है। अब समझो क्या, देखो क्या है, अ स्फीयर ऑफ रेडियस r 10 सेंटीमीटर, तो भाग के लिख लो क्या कि भाई r की वैल्यू कितना है अपने पास 10 सेंटीमीटर है। इसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेंगे, 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर हो जाएगा। सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो क्योंकि आगे जाके भूल जाते हैं।
चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम, कितना चार्ज गिवन है अपने पास, Q इज इक्वल्स टू 1 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल्स टू व्हाट 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। समझ में आया बात। ये सब अभी हम क्या लिख रहे हैं, ये सब हम गिवन लिख रहे हैं, ये हमारे पास गिवन आ गया। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी क्या कर रहा है अपने को, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमको क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर में फाइंड करना है। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, ध्यान रखो अभी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे डायग्राम बना लेना हमको, ये है एक तो, ठीक है, और दूसरा क्या है अपने पास, दूसरा अपने पास यहाँ पर है इस तरीके का, ऐसा डायग्राम था ना, ये था। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो स्फीयर है वो तुम्हारे पास 10 सेंटीमीटर का था। ठीक है, और जो ये जो स्फीयर है वो ये जो है क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, बड़े वाले के लिए हमने स्मॉल आर लिया था तो ये तुम्हारे पास हो गया स्मॉल आर, छोटे वाले के लिए हमने कैपिटल आर लिया था तो ये हो गया अपने पास आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आया बात, ध्यान रखना है, बड़े वाले के लिए छोटा आर, छोटे वाले के लिए बड़ा आर। समझ में आया बात। फॉर्मूला क्या था अपने पास, फॉर्मूला था अपने, फॉर्मूला ध्यान बताओ क्या था अपने पास, E इज इक्वल्स टू क्या, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है, जब तुम ये फॉर्मूला लगाओगे तो तुमको सिग्मा पता होना चाहिए। ठीक है, जो कि हमको सिग्मा यहाँ पे गिवन नहीं है, हमको आर कैपिटल आर स्मॉल आर पता है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हालांकि इस फॉर्मूले से तुम जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन क्या, कौन सा लगाओगे यहाँ पे, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कौन सा वाला, ये वाला आर स्क्वायर। समझ में आया बात, E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के का वैल्यू कितना है अपने पास 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, क्यू कितना है 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम, और आर स्क्वायर किधर के आर स्क्वायर, ये तो 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा ये चीज। बस इसको सॉल्व कर लोगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इसको खुद से सॉल्व करोगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर बता दोगे। जो भी ऑफलाइन बैठे हैं मैं तुम्हारा ही काम चेक करूंगा, क्लास में आ जाना। ठीक है, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, अभी देखो सरफेस ऑफ स्फीयर मतलब ये वाला केस r इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये वाला आ गया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, सेकंड वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए अपने पास E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कैसे निकालोगे, देखो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या था अपने पास, Q अपॉन A, Q कितना है, Q अपने पास है 10 टू दी पावर माइनस 6, और एरिया, एरिया पीछे हमने क्या पढ़ा था, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, आर की जगह आर क्या है, छोटे वाले का आर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर लेना किसमें, 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। समझ में आया बात, ध्यान रखना कैपिटल आर स्मॉल आर में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। बताओ ये 10 सेंटीमीटर था, ये 5 सेंटीमीटर, मतलब कि चार्ज तुम्हारे पास तो यहाँ पे सरफेस पर रिसाइड कर गया। ठीक है, और ये तुम्हारे पास 10 है, और चार्ज तुम्हारे पास, सॉरी पॉइंट भी तुम्हारे पास यहाँ पर कहीं है 5 पे रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। केस नंबर कौन सा है तुम्हारे पास, ये थर्ड वाला है। समझ में आया, तो यहाँ पे अपने पास गॉस लॉ का जो पहला एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होता है। इस पे बेस्ड में क्वेश्चंस तुमको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां से तुम अपना निकाल सकते हो, एक्सेस ले सकते हो उसका। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट अपने पास डेरिवेशन क्या है, नेक्स्ट अपने पास डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। अब समझो, ध्यान रखो, इससे पहले एक चीज और समझ लो, हर एक ये टाइम लग रहा है लेकिन अपने पास तीनों डेरिवेशन कवर हो जाएंगे। देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने क्या किया, सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है अपने पास Q अपॉन A, ये किया। अच्छा, अब इसको छोड़ दो, हम बाद में करेंगे इसको। फिर दूसरा पॉइंट अपने पास क्या था, अपने पास था फाई इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही जो फाई था वो किसके बराबर था, यही जो फाई था वो बराबर था इंटीग्रेशन ऑफ किसके, E डॉट ds के बराबर था। फिर हमने क्या किया, थीटा और डी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ds के बीच का एंगल निकाला, जो कि क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। थीटा कितना था, 0 था, तो कितना हो गया अपने पास, E इंटू डी एस, ई डॉट डी एस, और ये इतने फ्लक्स आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो ये कितना आ गया, बाहर आ गया, और ये कितना बचा अपने पास, ds बचा।
तो यहाँ से डायरेक्टली अपने पास फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, ई इंटू एस आ गया। इक्वेशन नंबर ये अपने पास बन गया 2। ठीक है, यहाँ पर फाई की जगह पर एक चीज और पुट कर लेंगे हम, क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू ई डॉट एस। अब समझो ये एस, यहाँ पे ध्यान दो, एस सरफेस एरिया कौन सा लगेगा, गॉसियन सरफेस वाला, मतलब कि बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला सर्कल मतलब कि आर कौन सा लगेगा, छोटा वाला, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई कितना आ गया, ई अपने पास आ गया Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर बन गया अपने पास 3rd। समझ में आया बात यहाँ तक, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब जो ये वाली इक्वेशन है Q इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू यहाँ से आ गया सिग्मा इंटू ए आ गया, और एरिया क्या है, एरिया यहाँ पर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ से, E इज इक्वल्स टू 4 पाई सिग्मा और ये कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कट गया, सिग्मा आर स्क्वायर और ये एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये पूरा का पूरा स्टेप, तुमको ये पूरी पूरी प्रोसेस ध्यान रखनी है। अब हम आ जाते हैं आगे वाले केस में, क्लियर है। चलो अब सुनो, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। सुनो, लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर, इसमें हम उतना टाइम नहीं लगाने वाले हैं, चटपट करेंगे इसको। सुनो, सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है। अब यहाँ पे तो सरफेस नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, एक वायर है, वायर क्या है, लंबा लंबा लेंथ है, तो लेंथ के लिए कौन सा चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए क्या यूज करते हैं, लैम्डा। सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल। समझ में आया बात, ज्यादा करना है तो यहाँ से क्यू इज इक्वल्स टू क्या लेगा, क्या क्या निकाल लेंगे हम, एल इंटू लेमडा आ जाएगा। समझ में आया बात, क्यू इज इक्वल्स टू एल इंटू लेमडा, क्लियर है। देखो यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से, और ये हमने बाहर गॉसियन सरफेस बना लिया है, दिख रहा है, ये बाहर गॉसियन, ऐसे तुमको डायग्राम बनाना है एग्जाम में जाके, ठीक है। और हम इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, तो अभी हमको थीटा भी लगेगा ना यहाँ पे। तो देखो मैंने क्या बोला, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एरिया वेक्टर बाहर होता है। तो ई और डीएस के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा अपने पास बन रहा है 0 डिग्री। देखो ना, डीएस भी बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो थीटा कितना बन गया, थीटा अपने पास बन गया 0 डिग्री। तो आधा काम अपने पास यहाँ खत्म हो गया। क्या हमने क्या पढ़ा था, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। ठीक है, कितना हो जाएगा, ई ds cos थीटा। ठीक है, cos थीटा कितना था 0, cos 0 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, और ये ई क्या, ई हर जगह पे सेम है, इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, ई क्या, ई हर जगह पे सेम है। तो फाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, ई इंटू एस। समझ में आया बात, ई डॉट एस, क्लियर है बात। सुनो अभी, यहाँ से फाई इज इक्वल टू हमने क्या निकाला था, यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, ई और ये एस। ठीक है, अब ये एस क्या है, एस है अपने पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि अगर तुम इसी वायर को थोड़ा जूम करके देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिलेगा, क्लियर है। तो यहाँ तुम क्या निकालोगे, ई इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू अपॉन, अच्छा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर, मैं भूल गया सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, E इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2 पाई आर एल, और ये आगे कितने अपने पास एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, अब समझो जरा, यहाँ से मिस्टेक कर दिया क्या, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन, सो सॉरी सो सॉरी, E इज इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ से, 2 पाई आर एल और ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और Q की जगह पे हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, L इंटू लेमडा। तो E इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, L इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एल और ये एप्सिलॉन नॉट, L से L कट गया, तुम्हारे पास फॉर्मूला कितना आ गया, E इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R आ गया। समझ में आया बात, क्लियर है यहाँ तक, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, गिवन, टू फाइंड और फॉर्मूला, ये 3 बातें हमको बहुत मैंडेटरी है, लिखना ही लिखना है हमको ये। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट थिन वायर इज 2 मीटर। तो गिवन क्या है अपने को, लेंथ अपने को गिवन क्या है यहाँ पे, देखो मैं तो नहीं लिख सकता, ठीक है, हमको वीडियो छोटी बनानी है इसलिए, लेकिन तुम लोग लिखोगे क्या, गिवन क्या है अपने पास, L इज इक्वल्स टू 2 मीटर अपने पास गिवन है।
पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम, मतलब क्यू कितना गिवन है अपने पास 3 माइक्रोकूलम, मतलब इनटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक, कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, ध्यान रखो चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, वायर के लिए क्या यूज करते हैं हम, लैम्डा। तो हमको क्या लिखना है, हमको यहाँ पर टू फाइंड में लिखना है कि हमको भाई फाइंड क्या करना है यहाँ पर, लैम्डा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बात यहाँ तक? अब लैम्डा इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एल, डिवाइड कर दो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट बोल रहा है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ वायर एट अ पॉइंट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ वायर, वायर के सेंटर से 1.5 मीटर अवे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या अपने पास, E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहाँ पर ध्यान से रखो, स्किप मत करना, यहाँ पे ध्यान सुनो, बाद में स्किप करते रहना तुम लोग। सुनो, अपने पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, हमको लगता है हम सॉल्व कर लेंगे और हम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अब तुम लोग क्या करोगे, 2 का वैल्यू पुट करोगे, पाई का वैल्यू पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करोगे, जो कि हमको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमको क्या करना है, हमको इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, डिवाइड बाय 2 करना है। तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये R। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के ही तो होता है भाई। हमने के इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। तो कितना हो गया, ये फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया, E इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा अपॉन R। हो गया सॉल्व, पुट वैल्यू पुट कर लो, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, लैम्डा हमने फाइंड कर ही लिया पहले वाले पार्ट से, R अपने पास है ही 1.5 मीटर, बस हो गया सॉल्व, दे ताली। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ सुनो, इस वाले में तुमको बस एक चीज फाइंड करनी है, क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में एंगल कितना है। ये वाला एग्जाम में आता है और हमको लगता है कि पहले के जैसे, हालांकि पहले की तरह ही सॉल्व करना है, बहुत ईजी है, मतलब 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा, इतना ईजी है। कैसे समझो, पहली बात क्या है, पहली बात कि ये जो तो ये है ना, ये अब दिमाग में क्योंकि आता है, हमारे पास सरफेस चार्ज का हो गया, लीनियर का हो गया, तो यहाँ पे तो हम वॉल्यूम यूज करेंगे, नहीं, सरफेस है, शीट है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस तरीके का सिस्टम है। यहाँ पर क्या है, ये अपने पास एक रॉड पास हो रही है। ठीक है, ये समझो ये हमारे पास एक शीट है और यहाँ से ऐसे करके रॉड पास हो रही है। ठीक है, ऐसे करके एक शीट है मेरे पास, ये उंगलियां छोड़ दो, बस ये पे ये चीज कंसिडर करो, या फिर ये शीट समझो। ठीक है, और ऐसे करके ये शीट है मेरे पास, क्लियर है। और इस पे शीट पे क्या है, इस पे शीट पे देखो, इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से फील्ड लाइन किधर जाएगा, यहाँ से फील्ड लाइन बाहर जाएगा, समझो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पे है, चार्ज की वजह से फील्ड इधर रहेगा, इस पे चार्ज की वजह से फील्ड इधर रहेगा। ठीक है, और समझो इसका जो ये वाला सरफेस है, ये इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। यहाँ से फील्ड लाइन किधर जाएगा, ऐसे, समझो 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 समझो। देखो इस पॉइंट पर अगर मैं इस यहाँ पे पी की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डीएस भी इधर, तो थीटा कितना बन गया, 0 बन गया। ठीक है, यहाँ समझो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर और डीएस भी इधर, तो थीटा कितना बन गया अपने पास, 0 बन गया। यहाँ समझो, यहाँ पर इसका ऊपर वाला सरफेस आ रहा है, क्या ऊपर वाला सरफेस आ रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो डीएस ऐसे करके आएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डीएस कैसा आएगा, डीएस यहाँ से ऐसे करके आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो एंगल कितना बना, एंगल यहाँ बना थीटा इज इक्वल्स टू 90। इसका फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, इसका कैलकुलेट कर लो, इसका कैलकुलेट कर लो, cos 90 कितना होता है, 0 होता है। इन दोनों का कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए। ठीक है, एरिया ले लिया मैंने यहाँ पर, और ई ए इंटू ई ए कितना होगा, 2 ई ए हो गया, फाई इज इक्वल्स टू 2 ई ए हो गया। समझ में आया बात, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2 ई ए। क्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इज इक्वल्स टू होता है अपने पास सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपन ए होता है ना, यहाँ पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा क्यू की जगह पर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2 ई ए से ए कट गया, तो ई इज इक्वल्स टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, हो गया अपने पास, वेरी बहुत ईजी है। चलो बहुत बढ़िया बात।
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी बात पे। चार्ज पर यूनिट एरिया, ये ध्यान रखो, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ लार्ज फ्लैट शीट, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब कि Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया कितना गिवन है तुमको, 3 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, मतलब तुमको ये सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। ठीक है, अगर तुमको ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम यूनिट तो ध्यान रखो। ठीक है, यूनिट देख के समझ में आ जाता है कि हमको गिवन क्या है। ठीक है, पहला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ द शीट। जस्ट पूछे, बाहर पूछे, कहीं पूछे, तुमको क्या लगाना है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन, जो हमने पीछे क्या पढ़ा है अभी, 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपने पास हमने ये निकाल लिया। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लोगे अपना और तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे, हमारे पास गॉस के तीनों एप्लीकेशन खत्म हो गए। यहाँ पे हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब हम फटाफट से आ जाते हैं आगे। ठीक है, फिर अभी अपन अपना नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट समझो। हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर एक डाइपोल है, ये हमारे पास डाइपोल है। ठीक है, इस डाइपोल की वजह से अगर इसके एक्सिस पे इस पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, इसी डाइपोल की वजह से अगर यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, मैं यहाँ पर इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ तो हम क्या करेंगे, ये दोनों केसेस में से एक भी नहीं है। यहाँ पर ना तो मैं एक्सिस पे पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ, ना ही मैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एकदम अलग कोई अदर एंगल है, 90 डिग्री और 0 डिग्री को छोड़ के एक अलग एंगल है, उसके लिए मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम एक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, ये अपने को समझना है। ठीक है, उससे पहले एक चीज समझो कि अगर हम पोटेंशियल किसी पॉइंट पे फाइंड करते तो पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है, V इज इक्वल टू होता है K Q अपॉन R होता है। ठीक है, तो देखो ये जो चार्ज है अपने पास V, इस पॉइंट C पर अगर हम फाइंड करेंगे बिकॉज ऑफ VA, देखो कितना हो जाएगा, VA इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, K Q अपॉन R1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं VB की वजह से फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का K Q अपॉन R2। ठीक है, अगर मैं नेट पोटेंशियल C पे फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा, K Q अपॉन R1 माइनस के क्यू अपॉन आर। ये चीज क्लियर है, चलो यहां तक बात समझ में आया। अब इस बात को हम एक अलग डिब्बे में बंद कर देते हैं क्योंकि ये भी यूज होगा लेकिन बाद में यूज होगा, ये चीज क्लियर है। अब एक चीज समझो, ये जो हम डायग्राम बनाते हैं, इस डायग्राम में हम 2 कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या, एक तो इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे और एक इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस पे, ये 2 पॉइंट तुमको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक और चीज फाइंड करने वाले हैं, क्या, ये एल साइन थीटा कैसे आता है, क्लियर है। तो लेट से ये अभी हमने क्या ले लिया, ये हमने मान लिया, ये हमने मान लिया क्या x, और ये हमने मान लिया y, समझ में आया। अब देखो हमको ये x फाइंड करना है। अब x फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, क्या, कि भाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास यहाँ पर x है। ठीक, और हाइपोटेनस कितना है, ये 90 डिग्री के सामने वाला, ये क्या हो गया L। ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा कितना, बेस। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, बचा कितना, ये y वाला बेस हो जाएगा, x अपॉन L। तो यहां से मैं अगर निकालू तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, L साइन थीटा, समझ में आया। सिमिलरली अगर मैं यहां से cos थीटा निकालू तो cos थीटा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे y चाहिए, तो cos थीटा कितना होता है मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस कितना है मेरे पास y और हाइपोटेनस कितना है L, तो यहाँ से मेरे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L cos थीटा। ये वाली चीज क्लियर है। ठीक है, ये चीज अभी हमको आगे जाके यूज होगा, ये हालांकि यहीं पे यूज है, बस हमको थोड़ा सा क्या है करके दिखाना पड़ता है एग्जाम में। ये चीज क्लियर है, चलो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने पोटेंशियल निकालना सीख लिया, हमने ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कैसे करेंगे हमने ये कर लिया। अब हम आगे आएंगे, आगे हम एक और चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे कोसाइन रूल। कोसाइन रूल हम कैसे यूज करते हैं, देखो हमको चाहिए R1 और चाहिए R2। देखो अननोन क्या, अननोन यहाँ पर R1 है और ये R2 है, हमको यही चाहिए। R1 और R2 हम निकालेंगे कोसाइन रूल से।
ठीक है। तीसरी चीज हम क्या फाइंड करेंगे, फाइंडिंग क्या, R1 एंड R2 यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्लियर है। R1 और R2 अपन फाइंड करेंगे यूजिंग कोसाइन रूल। ये बहुत ध्यान से समझना है अपने को, हालांकि मैं एक फॉर्मूला लिखने वाला हूं यहाँ पे तो तुमको समझ में आ जाएगा। देखो अगर मैं ट्राइंगल लूंगा, ये CAO ये वाला पूरा पार्ट समझ में आ रहा है। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगा तो देखो इस एंगल के सामने वाली साइड कितना है R1, इस एंगल के सामने वाली साइड कितनी R1, तो इसका स्क्वायर मतलब R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, एंगल के सामने वाली साइड R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाली साइड क्या L, और ये क्या साइड अपने पास R, तो कितना आ जाएगा अपने पास R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, कितना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2RL cos थीटा। समझ में आया, कितना एंगल के सामने वाली साइड कितना है अपने पास R1 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल्स टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। क्लियर है। अच्छा अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूं, ये चीज C, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख लिया TCTB, ये वाला चीज CTB, ये वाला चीज अगर मैंने लिया तो देखो मेरे को निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल। ये एंगल मेरे पास कितना आ गया, पाई माइनस थीटा, यही तो आ गया पाई माइनस थीटा। एंगल के सामने वाला साइड क्या है R2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे हमने कर लिया R2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू व्हाट, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL cos थीटा। समझ में आया, माइनस 2RL cos थीटा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, देखो क्या, देखो cos थीटा, थीटा की जगह पे हम क्या करेंगे, cos थीटा की जगह पे हम करेंगे यहाँ पे पाई माइनस थीटा। ठीक है, पाई माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे समझ लो cos पाई माइनस थीटा होता है अपने पास माइनस का cos थीटा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL cos थीटा। ये तुमको इक्वेशन समझ में आया, एक ये वाला इक्वेशन बन गया और एक अपने पास इक्वेशन बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर तुमको ये तीन बातें करना आ जाएंगी तुमको एग्जाम में, तो तुमको ये डेरिवेशन एकदम सिंपल लगेगा। ठीक, अब देखो हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमको रिक्वायरमेंट है R1 और R2 का। किसका रिक्वायरमेंट हमको, R1 और R2 का। तो ये तो अभी हमारे पास क्या है, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर आया है। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, देखो अगर मैं यहां से R स्क्वायर कॉमन लूं, क्यों, क्योंकि देखो R1 का स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए R1 स्क्वायर नहीं चाहिए। अगर मैं यहां से R स्क्वायर कॉमन लूं तो कितना बचेगा, यहां से 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस 2RL अपॉन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। क्या आ जाएगा, देखो ये वाला चीज, देखो R स्क्वायर कॉमन लिया, कितना बच्चा, R स्क्वायर की जगह 1 आ गया, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और 2RL था इस जगह पे, क्या था 2RL अपॉन R स्क्वायर, तो R से R कट गया, 2L अपॉन R cos थीटा आ गया। ठीक है, इधर आ जाओ, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे फिर से R स्क्वायर कॉमन लिया तो वही चीज आ जाएगा, बस साइन चेंज है। देखो बस साइन चेंज है, पूरा का पूरा एग्जैक्ट सेम ही चीज है। इधर 1 प्लस है, इधर क्यों ये 1 प्लस नहीं है, यहां पर भी तो वही होना चाहिए 1 प्लस। ठीक है, क्लियर है ये चीज, सही है। अब सुनो, ये जो 2L है वो R से बहुत बड़ा है, सॉरी बहुत छोटा है। ये जो 2L है ये इस R से बहुत छोटा है, तो जो L रहेगा वो अल्टीमेटली R से और छोटा रहेगा। ठीक है, जब 2L बहुत बड़ा है, सॉरी 2L बहुत छोटा है R से, तो L क्या है, वो भी R से छोटा ही रहेगा। तो अगर मैं L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर करूं तो ये और छोटी वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इसको क्या करूंगा, इग्नोर कर दूंगा। समझ में आया, इसको इग्नोर कर सकता हूं। तो देखो जो ये वाला टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म हट गया, मैं जरा ब्लैक पेन ले लेता हूँ इधर। तो जो ये वाला टर्म है ये पूरा का पूरा टर्म हटेगा, ये पूरा का पूरा टर्म हटेगा, कितना बचा 1 माइनस 2L अपॉन R cos थीटा, यहाँ से 1 प्लस 2L अपॉन R cos थीटा। क्लियर है बात, हमको क्या चाहिए, भूलना नहीं है, हमको R1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 चाहिए। यहाँ से अब R1 निकालने के लिए मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा, जब मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे अपने पास लग जाएगा इस तरीके से रूट।
इस वाले स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और इस रूट की जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। देखो आया कि नहीं आया, देखो R1 स्क्वायर हटाया तो देखो R1 यहाँ बचा, R आ गया 1 माइनस 12/r cos थीटा और इस पे आ गया पावर 1/2। ठीक है, सिमिलरली R2 स्क्वायर हटाया, यहाँ पे कितना आ गया R2 इज इक्वल टू R 1 प्लस 12/r cos थीटा और ये 1/2। समझ में आया? जब मैं यहां से 1/r1 और 1/r2 करूंगा तो देखो 1/2 की जगह पे कितना आ जाएगा माइनस का 1/2। देखो यहाँ पे माइनस का 1/2 आ जाएगा। समझ में आया? 1/r1 माइनस 12/r cos थीटा इंटू माइनस का 1/2 आ गया। यहां से तुमको ओपन करना है क्या बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो देखो ध्यान समझना अभी यहां से क्या 1/r1 है इज इक्वल्स टू यहां पर है 1/r, ठीक है, और 1 क्या होता है प्लस nx, मतलब कि क्या है मेरे पास यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो 1 प्लस n कितना है मेरे पास -1/2 इंटू एक्स कितना है मेरे पास माइनस का 2l cos थीटा अपॉन r। समझ में आया ये वाला स्टेप तुमको सबको? 2 से 2 उड़ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास 1/r1 की वैल्यू आ गई 1/r तो है यहाँ पर, और ये 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, यहां से अब मैं सिमिलरली निकालूंगा 1/r2। जब मैं 1/r2 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 1/r, ठीक है, और nx जब ये मल्टीप्लीकेशन आगे करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 2l cos थीटा अपॉन r। ठीक है, ये चीज क्लियर है? देखो हमको क्या चाहिए था v इज इक्वल्स टू के क्यू 1/r1 माइनस 1/r2। जब तुम ये चीज पुट करोगे यहाँ पे, जब तुम ये पुट करोगे तो देखो कितना आ जाएगा v इज इक्वल्स टू के क्यू, और यहाँ पे डायरेक्टली जब पुट कर दोगे तो 1/r1 क्या है ये है, तो 1 प्लस 2l cos थीटा अपॉन r। ठीक है, ये माइनस का साइन बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस 2l cos थीटा अपॉन कितना आ गया r आ गया। ठीक है, माइनस से माइनस ये कट गया, सही किया है, फिर कोई मिस्टेक तो नहीं किया? मिस्टेक तो हमने कर दिया। यहाँ पे क्या मिस्टेक कर दिया देखो, ये 2 से 2 कटा था, ठीक है, यहाँ पे भी तो 2 से 2 कटेगा, ये अपने पास 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 हमने गलती से लिख दिया। ठीक है, ये L है, ये L है, ठीक है, तो कितना आ गया v इज इक्वल्स टू आ गया अपने पास k ये वाला 1/r भी तो था यहाँ पे। ठीक है, k q अपॉन r इंटू कितना बचा यहाँ से l cos थीटा, तो कितना आ गया 2l cos थीटा, ठीक है, अपॉन r। देखो समझो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, क्या मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया तो मेरा 1/2 मिस हो गया। क्या यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1/2 था तो 2 से 2 कट गया, ठीक है, तो लेकिन मैंने यहाँ पे 2 नहीं हटाया, तो 2 से 2 कटा तो कितना प्लस l cos थीटा अपॉन आ गया। यहाँ पे जब 1/2 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा 2 से 2 वापस से कट जाएगा, तो मेरे पास l cos थीटा अपॉन r आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू पुट किया, तो इस पूरे में से ये 1/r दोनों में से कॉमन आया, तो 1/r हमने ये बाहर लिख लिया, जो हमने लिखा नहीं था पहले। क्लियर है बात यहाँ तक? ये चीज क्लियर है? ये पूरा का पूरा स्टेप क्लियर, एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए अपने पास। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास q इंटू 2l है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ p लिख सकता हूँ। क्या इस q इंटू 2l की जगह मैं लिख सकता हूँ p, तो मेरे पास देखो कितना आ गया, मेरे पास आ गया v इज इक्वल्स टू k p, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये तुम्हारे पास एक फाइनल इसका एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है? अब तुमने यहाँ पे लेट से थीटा का वैल्यू तुमने रखा 0, तो ये तुम्हारे पास एक्सेस वाला केस आ जाएगा। cos 0 कितना होता है 1, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा kp अपॉन r स्क्वायर। अगर तुमने थीटा का वैल्यू 90 रख दिया, इक्वेटोरियल प्लेन वाला आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 0। हो गया, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट इसका भी अपन करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है देखो, गिवन लिखो अपने पास डाइपोल मोमेंट गिवन है, डिटरमाइन करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ r। तुम्हारे पास r गिवन है, तुम्हारे पास p गिवन है,
क्वेश्चन में पूछो ऑन द एक्सियल लाइन, तो भाग के v इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, के पी अपॉन आर स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला है देखो, v इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, के तुम्हारे पास वैल्यू तुमको पता है, p का वैल्यू तुमको गिवन है, r का वैल्यू तुमको गिवन है, सॉल्व कर लो। इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या होता है, v इज इक्वल्स टू 0, देखो इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या करोगे, थीटा का वैल्यू तुम 90 पुट कर दोगे। डेरिवेशन तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन इस पे जो क्वेश्चंस एकदम चुटकी में हो जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान समझना है। अब देखो मैंने क्या बोला, 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा अगर तुम्हारे पास कोई एंगल आ जाए, लेट्स से यहाँ पे 60 डिग्री आ गया, तो तुम क्या करोगे, तो तुम यहाँ पर पुट कर दोगे, थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 60 पुट कर दोगे, और ये हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, ट्राई करना घर जाके, चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो जरा यहाँ पे भी, सबसे पहली बात, डाइपोल क्या होता है, ठीक है। बहुत साधारण सिंपल शब्द में समझते हैं, एक अपने पास सिस्टम है जहां पर कि इधर माइनस चार्ज रखा होता है, इधर अपने पास प्लस चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू प्लस क्यू इनके साइन अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू सेम होती है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। पी को हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और P इज इक्वल्स टू रिप्रेजेंट करते हैं Q इंटू 2L क्या है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना, क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो अलग है। डाइपोल समझ में आ गया। अगर मैंने यही डाइपोल को उठा के क्या किया, एक फील्ड में रख दिया, ठीक है, इधर क्या है प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, एक एंगल पे रख दिया, और ध्यान रखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से किधर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है, क्लियर है, हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। अब देखो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर माइनस की तरफ लगाएगा, ये क्यू ई क्या है, देखो अपने पास E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन क्यू, तो F इज इक्वल्स टू आ जाता है क्यू ई आ जाता है, ठीक है। इसलिए प्लस वाले चार्ज पे क्यू ई फोर्स लग रहा है, माइनस वाले चार्ज पे माइनस का क्यू ई लग रहा है। अब एक चीज देखो, ये अगर मेरे पास डाइपोल है, ठीक है, तो ये इस तरीके, जब इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो ये ऐसे की जगह ऐसे हो जाएगा, समझ में आया बात, ठीक है। प्लस वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा, माइनस वाला इसको इधर खींचेगा, ठीक है। तो ये बीच में ऐसे 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 करके मूव करता रहेगा बार बार, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा इधर आ जाएगा और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, समझ में आया। तो ये बार बार क्या होगा, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके मूव करेगा। ये चीज समझ में आया तुमको, ठीक है। अभी हम आगे आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझना बात को ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल, हम यहाँ बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, इसकी बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी की, मतलब कि हम जब भी कभी किसी चीज पे काम करते हैं तो वो काम उस बॉडी में स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी की फॉर्म में, उसी चीज को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज क्लियर है। तो डाइपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, काम कर रहा है, तो इस डाइपोल में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। समझो जरा यहाँ से, या फिर बेसिकली हम क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। अब देखो जब भी कभी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम ऐसे सीधा फोर्स लगाया, अब ऑब्जेक्ट क्या सीधा सीधा चला गया, तो हमने उसको बोल दिया फोर्स, लीनियर मोशन बोल दिया। अगर एक ऑब्जेक्ट किसी एक एंगल पे ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रहा है, तो उस केस में हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं टॉर्क। फिलहाल सिंपल सी भाषा में अगर समझो तो फोर्स मतलब कि एक ऑब्जेक्ट पे सीधा सीधा फोर्स लग रहा है, मतलब सीधा सीधा लीनियर मोशन के लिए हम एफ फोर्स यूज कर रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे करके रोटेट कर रहा है तो उस पर टॉर्क लग रहा है, समझ में आया बात, ठीक है। अब हमारे पास जब हम वर्क की बात करते हैं, डब्ल्यू इज टू क्या होता है अपने पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर हम ये यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है। डी थीटा मतलब कि छोटा सा एंगल, समझ में आया, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं छोटा वर्क डन निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज, सॉरी सॉरी मिस्टेक कर दिया, टॉर्क इनटू बेसिकली हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन छोटे एंगल के लिए छोटा वर्क डन, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टॉर्क इनटू डी थीटा, क्लियर है बात। अब सुनो एक और चीज,
टॉर्क इज इक्वल्स टू अपने पास होता है पी ई साइन थीटा। टॉर्क का ये फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या है, पी ई साइन थीटा। हालांकि इसको इस तरीके से लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं पी क्रॉस ई, क्रॉस वेक्टर है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आ जाता है ए बी साइन थीटा। इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। टोटल वर्क डन अगर हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डी डब्ल्यू को, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क और ये डी थीटा। ठीक है, टॉर्क की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया। टॉर्क की जगह पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा। क्लियर है बात? अच्छा जी, एक और चीज समझो, हमारे पास P इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2L होता है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, तो W इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, Q इंटू 2L और ये E और ये आ गया अपने पास यहाँ पर साइन थीटा और ये डी थीटा। क्लियर है बात यहाँ तक? आप सुनो जरा यहाँ से बहुत ध्यान से, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L और ये E साइन थीटा आ गया। Q चार्ज भी फिक्स है, 2L E वगैरह अपने पास सब कुछ फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू Q बाहर आ गया, 2L बाहर आ गया, ठीक है, और ये E भी बाहर आ गया। कितना बचा अंदर से, अंदर अपने पास बचा साइन थीटा और ये डी थीटा। एक और चीज, हम इसको थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन में थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल बार बार लिखते रहेंगे हम। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस का कॉस थीटा, तो हम क्या करेंगे, W इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L और ये हो गया अपने पास E। लिखने की जरूरत भी नहीं है, Q इंटू 2L को हम P भी लिखा रहने दे सकते हैं। Q इंटू 2L और ये E और ये कितना साइन थीटा, साइन थीटा कितना आता है अपने पास, माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, और ये कितना आ गया, थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइनल तक आ गया। ठीक है, अब हम लिमिट पुट कर देंगे, तुम Q इंटू 2L की जगह पर अगर P भी लिखा रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एट द एंड हमको P रख लेंगे बाद में, समझते हैं, बताता हूँ आगे जाके। अब देखो W इज इक्वल्स टू कितना आ गया, हमने लेट से यहाँ पे P का Q इंटू 2L की जगह P ही लिखा रहने दीजिए, P E। अगर तुम P की जगह Q इंटू 2L रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और Q इंटू 2L की जगह P रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, PE और देखो लिमिट लगाओ, ये फाइनल है तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा F, फिर एक माइनस साइन बीच में लगाते हैं हम, माइनस कॉस थीटा I। ठीक है, माइनस माइनस कितना आ जाता है, प्लस आ जाता है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, W इज इक्वल्स टू पी ई, कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा F प्लस कॉस थीटा I। समझ में आया बात? इसको तुम रीअरेंज कर सकते हो, तो W इज इक्वल्स टू पी ई, कितना आ जाएगा, कॉस थीटा I माइनस कॉस थीटा F। क्लियर है? ये तुम्हारे पास एक डेरिवेशन हो गया इसका। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, W क्या, पोटेंशियल एनर्जी, W को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, U भी लिख सकते हो, U इज इक्वल्स टू पीई और यहाँ पर कॉस थीटा I माइनस कॉस थीटा F। क्लियर है बात? अगर तुमको इसमें स्पेशल केसेस चाहिए, स्पेशल केसेस में तुमको भी क्वेश्चन कराऊंगा। मान लिया इनिशियल एंगल तुम्हारे पास 0 हो गया, फाइनल एंगल तुम्हारे पास 90 होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं, थीटा इनिशियल की जगह 0 पुट कर दो, थीटा फाइनल की जगह 90 पुट कर दो, वैल्यू लगा दो, सॉल्व हो गया। क्लियर है बात? हो जाएगा। तो ये हो गया अपने पास एक सिंपल सा डेरिवेशन। इस पे बेस्ड अभी हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, तो इसका एक फील आएगा हमको कि हमको समझ में कितना आया। ठीक है, चलो अपने पास क्वेश्चन है, an electric dipole consists of two opposite charges each of magnitude 1 microcoulomb। Q का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रोकूलम, भाग के कन्वर्ट कर लो, 10 टू दी पावर -6 कूलम हो जाएगा। सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो अपने पास ये कितना आ जाएगा, ये अपने को भी समझ में आ गया। अभी अपन करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, सो अपने पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1 माइक्रोकूलम। सो Q का वैल्यू कितना है अपने पास, 1 माइक्रोकूलम का मतलब क्या है, 10 टू दी पावर -6 कूलम। ठीक है, सेपरेट बाय 2 सेंटीमीटर, मतलब कि 2L जो था अपने पास वो कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है। अब भाग के L से ये कट मत कर देना, 2L इक्वल टू क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब
डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने पास ई कितना गिवन है, ई हमारे पास है 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फील्ड ऑन डाइपोल, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैक्सिमम टॉर्क, तो देखो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, पी ई साइन थीटा, तो देखो मैक्सिमम साइन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू साइन की कब होती है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, 90 होता है, तो मतलब वो साइन 90 के लिए बात कर रहा है, साइन 90 कितना हो गया, 1 हो गया, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू पी, लेकिन अब देखो हमको यहाँ पर कहीं पर भी पी गिवन नहीं है, तो हमको क्या पता है, पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू 2L, 2L अपने को 2 सेंटीमीटर गिवन है, क्यू कितना गिवन है, 10⁻⁻6, तो पी इज इक्वल्स टू कितना, 10⁻⁻6 इंटू 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो तो इन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। क्या करोगे, p की जगह पर यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻2 पुट करोगे, p की जगह पर, e तुमको 10⁵ गिवन है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा q इंटू 2L, तो ये हो गया 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू साइन 90, सॉरी ई तो रहेगी अपने पास, ई कितना है 10⁵ इंटू 1, सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। आंसर बताना मुझे। दूसरा क्या बोल रहा है, सेकंड वाला पॉइंट, वर्क द एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू इन टर्निंग द डाइपोल 180 डिग्री स्टार्टिंग फ्रॉम द पोजिशन थीटा इज इक्वल टू 0, क्या बताया था मैंने अभी, W इज इक्वल टू कितना होता है, PE, ठीक है, यहाँ पर कितना था, cos थीटा I माइनस cos थीटा F, ठीक है, यहाँ पे क्या करो, ये आ गया अपने पास PE cos थीटा I, इनिशियल वैल्यू कितना है, cos 0 डिग्री है, माइनस फाइनल कितना है, cos 180 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, चलो भाई, चलो फिर अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, ठीक है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट निकालने से पहले कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। तो देखो कैपेसिटर तुम ऐसे समझ लो कि अपने पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करता है, क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है, जैसे ये पंखे में व्हाइट कलर का तुमने सिलेंड्रिकल शेप का लगा देखा है, वो क्या होता है, वो कैपेसिटर होता है, ठीक है। समझ में आया, बनता कैसे है, बनता ऐसे कि ये अपने पास एक प्लेट है, ये अपने पास एक प्लेट है और ये अपने पास एक प्लेट है, ठीक है, ये दोनों बहुत पास में होती है, यहाँ पे बहुत दूर में बट बहुत पास में होती हैं, ठीक है। तो अब हम इसी दोनों की दोनों समझ लो, दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में एक डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, दोनों प्लेट से दोनों प्लेट्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये क्या होती है, ये एक डिवाइस बनाते हैं हम कैपेसिटर, जो कि चार्ज को स्टोर करता है। बेसिकली सिंपल भाषा में देखा जाए तो किसी चीज को एक इंस्टेंट एनर्जी अगर देना हो तो वहां पे हम कैपेसिटर का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी चीज, कैपेसिटर का जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो हमने अपनी रियल लाइफ में देखा है, वो कहाँ पे देखा होगा, तुमने पंखे में देखा होगा, एक सिलिंड्रिकल शेप में देखा होगा, ये व्हाइट कलर का लगा रहता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कैपेसिटर होता है। अब उसका अपन डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, ठीक है, कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करना है। देखो जरा, जैसे कि अभी अपने पास एक प्लेट है, हमने क्या किया, इस प्लेट को एक प्लस चार्ज दिया, कितना दिया हमने, प्लस चार्ज दिया, प्लस चार्ज की वजह से दूसरी वाली प्लेट पे अपने आप एक माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था गॉस लॉ में, गॉस लॉ में हमने एक थर्ड वाला डेरिवेशन पढ़ा था उसका, कि एक अगर चार्ज शीट है उस पर अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये जो अपने पास शीट है, ये प्लेन शीट है, तो इस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस का सिग्मा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का सिग्मा, ठीक है। अच्छा जी, जो बाहर का रीजन होता है, बाहर का रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो इसके जो अंदर का जो रीजन रहेगा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट चार्ज शीट कितना होता है, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इस वाली प्लेट की वजह से। सिमिलरली इसकी वजह से कितना हो जाएगा, अगेन E इज इक्वल्स टू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। अगर मैं इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो E मेरे पास कितना हो जाएगा, E हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, E इज इक्वल्स टू ये हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना हो गया, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से मेरे पास 2 कट गया, कितना बचा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचा मेरे पास, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पर
कि सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दो तो मेरे पास यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मेरे को मिलेगा ई इज इक्वल्स टू सिग्मा की जगह पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। ये चीज समझ में आया, बहुत अच्छी बात। अभी हम आगे आ जाते हैं, क्या कि अगर मैंने मान लिया कि ये जो प्लेट है, प्लेट के बीच में एक पोटेंशियल भी रहेगा। ठीक है, देखो रिलेशन बिटवीन अपने पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा वी और डी। ठीक है, क्या होता है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वी और डी में, ई इज इक्वल्स टू होता है वी अपॉन डी होता है। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू वी अपॉन डी। ठीक है, तो इसको हम क्या, अगर मैं यहाँ से v निकालू तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास, e और ये d आ जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल्स टू कितना, e और ये d, तो e कितना है अपने पास q और एप्सिलॉन नॉट a और इनटू हो जाएगा d, तो ये अपने पास हो गया v। ठीक है, अच्छा जी, हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, तो c इज इक्वल्स टू क्या होता है अपने पास, q अपॉन v होता है। पुट कर दो, q तो है ही, अपॉन इधर कितना है q d और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a। ठीक है, q से q कट गया, अपने पास फाइनल रिलेशन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। समझ में आया बात, c इज इक्वल्स टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, c इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। समझ में आया बात, चलो ये रिलेशन ध्यान रखना, क्या c इज इक्वल्स टू q इंटू वी होता है। तुमको थोड़ा सा मैं इसके रिलेटेड एक चीज समझा देता हूँ, कैपेसिटेंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं। क्या, जब हम ये जो हमारे पास प्लेट है, जब हम इस प्लेट पे चार्ज देते जाते हैं, हमने इस प्लेट पे चार्ज दिया, ठीक है, जितना हम इस प्लेट पे चार्ज देते हैं तो उतना ही चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना आता है, उतना ही अपने पास पोटेंशियल हो जाता है। ठीक है, जितना हम इस पे चार्ज देते जा रहे हैं कितना हो जाएगा अपने पास, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जब मैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू C और ये V, तब वहां से C इज इक्वल टू अपने पास Q अपॉन V आता है। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दिमाग में आ सकता है कि सर C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो आपने बताया ही नहीं, ये आ कहां से गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है। ये अपने पास हो गया कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट, कब, विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमने हमारे पास कितना एरिया, अपने पास कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू दी पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एंड प्लेट सेपरेशन कितना है 2 mm, मतलब कि d कितना है तुम्हारे पास 2 mm, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर हो जाएगा। कैलकुलेटेड कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d होता है, वैल्यू पुट करो सॉल्व कर दो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा है व्हाट इज इट्स कैपेसिटेंस इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड कंप्लीटली। एक चीज ध्यान रखो, अगर ये स्पेस है इनके बीच में कुछ एक डायलेक्ट्रिक डाल दिया जिसकी वैल्यू कितना है 6.7 है, तो कुछ नहीं करना है तुमको, उसकी जो वैल्यू है कैपेसिटी वो उतने टाइम्स बढ़ जाएगी, मतलब कि तुम्हारे पास जो सी डैश आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 6.7 इंटू सी आ जाएगा, जो भी तुम्हारे पास ये आ जाएगा इसमें तुम 6.7 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन होगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट डेरिवेशन क्या करने वाले हैं, विद डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, बट फिर भी तुम एक बार डेरिवेशन कर लोगे तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक वो करते हैं। चलो अभी अपना नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। मतलब सिंपल सी बात है, पहले हमारे पास दो प्लेट्स थे, दो प्लेट्स के बीच में कोई भी स्लैब नहीं रखा था। अब हमने क्या किया, अगर हमने इन दो प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे तो क्या होगा। ठीक है, हम वो फाइंड करेंगे। ठीक है, सुनो जरा, अभी मैंने ये रफ डायग्राम बनाया है, थोड़ा सा मैं इसको पूरा कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बताया पहले कि अगर हमने इस पे चार्ज दिया, क्या इधर हमने प्लस चार्ज दिया, ये हमने ऐसे करके प्लस चार्ज दे दिया। ठीक, ये प्लेट तो बाद में रखते हैं हम, प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर अपने पास माइनस चार्ज ऐसे करके इंड्यूस हो जाता है। ई नॉट जो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा वो क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब हमने स्लैब नहीं रखा था। ठीक है, सिमिलरली मैं सी नॉट अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो वो क्या, ये वो कैपेसिटेंस है जब प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अगर मैं वी नॉट रिप्रेजेंट करूंगा इसका मतलब ये वो पोटेंशियल है जब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं था। ये चीज क्लियर है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। ई नॉट क्या है,
बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से ये जो प्लेट, ये जो अपने पास डाइलेक्ट्रिक है, इस पे अपने पास एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्या? यहाँ पर एक माइनस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस की वजह से इस पे क्या आ जाए, यहाँ पे ये प्लस चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस जाता है। तो मतलब बाहर एक अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया? बाहर अपने पास ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसकी वजह से? प्लेट्स की वजह से। अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, क्यों? क्योंकि इस प्लेट्स की वजह से अंदर इस पर डाइलेक्ट्रिक पे चार्ज इंड्यूस हुआ और अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। समझ में आया? वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है? ये अपने पास टी है। टी क्या है? टी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का क्या है? थिकनेस है। ठीक है, तो देखो ये जो अपने पास एरिया बचा, ये वाला और ये वाला, ये क्या बचा? ये हमारे पास बचा। अगर मैं इस डी में से इस थिकनेस को माइनस करूं तो मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे। पहली बात हम क्या फाइंड करेंगे? पहली बात हम ये फाइंड करेंगे कि हमने अभी क्या पढ़ा है। हमने पहले हमने क्या पढ़ा है? ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और डी के बीच में E इज इक्वल टू वी अपॉन डी रिलेशन होता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास ई नॉट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वी नॉट अपॉन डी। ठीक है, वी नॉट और ई नॉट का मतलब मैं तुमको बता चुका हूँ कि प्लेट्स के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा तो हमने ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन डी निकाल लिया। ठीक है, आगे आ जाते हैं। ठीक, अच्छा, अभी देखो यहाँ से तुम अगर वी नॉट करोगे तो यार ये बच्चों वाली बात, वी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास? ई नॉट और ये डी आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होना चाहिए ना, ई नॉट। अब देखो ई नॉट कितना होता है अपने पास प्लेट्स की वजह से? सिग्मा अपॉन कितना होता है? टू एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इधर सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इधर टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास? क्यू अपॉन ए। तो कितना आ जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ए आ गया। ये हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब नहीं रखा है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक है, आफ्टर प्लेसिंग स्लैब, ठीक है, अब हमने स्लैब क्या किया? यहाँ पे रख दिया। अब जब स्लैब रख दिया तो क्या चीजें आएंगी? तो क्या चीजें चेंज होएगा? समझो जरा यहाँ पर। यहाँ पर यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्या? सिग्मा पी। सिग्मा पी मतलब पी, सिग्मा पी का मतलब क्या? पी मतलब था पोलराइज्ड। ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस चार्ज आ गया, यहाँ पर अपने पास एक सरफेस चार्ज, यहाँ पे मैंने प्लस सिग्मा कर दिया, यहाँ पे मैंने माइनस सिग्मा कर दिया। क्लियर है बात? तुम यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक सरफेस तो एक सिग्मा पी अपने पास ऐसे करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं क्यू पी भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या है, ये मेरे पास माइनस का है, गलती से प्लस कर दिया मैंने, यहाँ पर ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो मैं ये माइनस का क्यू पी और मैं यहाँ पे प्लस का क्यू पी लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अभी आ जाते हैं हम आगे। अब मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूंगा? अब मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड पी, मतलब कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? ये चार्ज पोलराइज हो गया ना, इधर उधर पहुंच गया ना चार्ज। रीअलाइनमेंट ऑफ चार्ज क्या होता है? पोलराइजेशन ही तो होता है। ठीक है, तो ये ईपी। अब ये ईपी जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ईपी आ जाएगा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा पी अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? क्यू पी अपॉन ए, और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ये अपने पास क्या आ गया? ये अपने पास वो चीज आ गया क्या? जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अब देखो, जब बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरे पास एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बचेगा। मतलब कि मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? ई। देखो ये ई कितना हो जाएगा समझना। ई इज इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? ई इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? ई नॉट माइनस ई पी इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन के। ठीक है,
ई नॉट क्या है, बाहर का फील्ड, ईपी के अंदर का फील्ड, मतलब इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया तो मेरे पास ई नॉट का एक पार्ट बचा, तो ई नॉट माइनस ईपी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन के। और ई नॉट हमने ऊपर से क्या पढ़ा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो अगर मैं यहाँ पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये ए आ गया। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने यहाँ से सॉल्व किया, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास कितना आ गया कि भाई ई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए रह गया यहाँ पर, क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, और ये के आ गया। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे समझ में आ जाएंगी चीजें। ये हो गया, देखो हमने पोटेंशियल फाइंड किया था पहले, फिर ईपी फाइंड किया, अब हम वापस से पोटेंशियल फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, स्लैब रखने के बाद हमारे पास पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ा, ठीक है। तो इतने में आएगा, आई होप ये तुमको दिख जाएगा, ठीक है। स्लैब रखने के बाद अपने पास पोटेंशियल कितना आ जाएगा, देखो इधर ही आ जाओ वापस से, थोड़ा सा मैं तुमको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या। देखो जब मैं यहाँ पर v करूंगा तो मेरे पास v इज इक्वल्स टू क्या होता है, e इंटू डी होता है, ठीक है। देखो v इज इक्वल्स टू ई इंटू डी। अब ये जो e है ये मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, क्या, एक तो मेरे पास रहेगा ई नॉट, ठीक है, इंटू डी माइनस टी, एक तो ये रहेगा, क्यों, v इज इक्वल्स टू ई डी है, ये जो ई डी है वो क्या है, एक तो ई नॉट डी माइनस टी, मतलब जो मेन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, और उसमें से मैंने डी में से टी, मतलब कि जो यहाँ पर जो मेरे पास पोटेंशियल रहेगा इस वाले स्पेस में, यहाँ पर, ठीक है, ये वाला चीज आ गया, ठीक है। और एक यहाँ पर जो मेरे पास बचेगा वो क्या है मेरे पास, प्लस ई ऑफ टी, ठीक है। और ये कितना बच रहा है, ये कितना बच रहा है, ये मेरे पास बच रहा है ई नॉट अपॉन के, ठीक है। समझ में आया, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई ऑफ टी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे आगे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी, ठीक है, और हमने क्या किया इधर, प्लस ई ऑफ टी, ठीक है, प्लस ई ऑफ टी। अब देखो ई नॉट डी माइनस टी वैल्यू कितना था इसका, किधर गया, ये v इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी आ गया, प्लस ई ऑफ टी आ गया, ठीक है। ई की जगह पे हमने क्या किया, ये ई नॉट अपॉन के पुट कर दिया, ठीक है। ये कितना है, ई नॉट, और इधर कितना है डी माइनस टी, प्लस ई की जगह पर कितना है अपने पास, ई नॉट अपॉन के, और ये यहाँ पर टी तो था ही, ठीक है। ये चीज क्लियर है तुमको। अभी हमने क्या किया, यहाँ से अगर मैं ई नॉट बाहर ले लूँ, क्या, अगर मैंने यहाँ से लेट से ई नॉट बाहर ले लिया तो मेरे पास कितना आ गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ गया। ये चीज क्लियर है। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास वी आ गया, ठीक है। और भी हम कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, हो गया अपने पास, ठीक। कुछ मिसिंग मिस किया क्या मैंने यहाँ पे, ई नॉट आ गया, और हाँ ई नॉट अपने पास क्या है, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तुम ये पुट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, और इधर आ जाएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के आ गया, ठीक है। हमको कैपेसिटेंस निकालना था, तो कैपेसिटेंस के लिए क्या होता है, c इज इक्वल्स टू q अपॉन v होता है, ठीक है। पुट करो तो कितना, q अपॉन ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, और इधर d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। इससे ये कट गया, ठीक है, हो जाएगा सॉल्व। तो c इज इक्वल्स टू कितना आ गया अपने पास, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। ये जो तुम्हारे पास रिलेशन आया है, या फिर ये जो तुम्हारे पास रिलेशन आई है, इसका ध्यान रखना, आगे जाके ये बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। आगे अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या, एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, 20 माइक्रोफैरेड है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 2 mm, ठीक है, बस यहाँ तक। पहले तो तुमको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब पुट कर दिया, विड्थ जिसका 1 mm है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तुम्हारे पास 2 है, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन के वाला तुम यहाँ पे रिलेशन निकालोगे और दोनों को डिवाइड करके सॉल्व कर दोगे। ये तुम मुझे सॉल्व करोगे, सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि तुमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब तुमको पहले C निकालना है कितना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक निकालना है,
फिर तुमको विदाउट, एक तुमको निकालना है सी किसके साथ, विद के साथ निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दोगे हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो अभी अपना ये हो गया, जितने भी हमारे पास इसमें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो हमने सारे कवर कर दिए। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर जब मैं इसका रिकॉर्ड करने वाला हूँ, तो वो नेक्स्ट लेक्चर जो मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ वो रहेगा अपने पास रोटेशन डायनेमिक्स, मतलब कि पार्ट 1 का। पहले मैं फिजिक्स के पार्ट 2 का पहले एक चैप्टर डालूंगा, फिर फिजिक्स का पार्ट 1 का एक चैप्टर डालूंगा, ऐसे ही अपना एक प्रोसेस चलता रहेगा। तुमको क्या करना है, तब तक ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, बस बाय बाय, गुड नाइट। मैं गुड नाइट क्यों बोल रहा हूँ यार।